तो चलिए, परफेक्शनाइज का अंक 10 है, ये वॉल्यूम 10। और इसमें हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 30 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। अब 31 से हम लोग चलेंगे, ठीक है। 31वां नंबर प्रश्न जो है, टॉपिक जो कह रहा है, आईआईटी मद्रास में बनेगा जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनेगा, ठीक है। तो भारत और इजराइल के बीच एक समझौते के तहत आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जाएगा। भारत और इजराइल के बीच में हस्ताक्षरित समझौते का उद्देश्य शहरी जलापूर्ति के लिए अस्थायी समाधान ढूंढना है, ठीक है। इस समझौते पर इजरायली दूतावास, आईआईटी मद्रास और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मिशन के द्वारा, ध्यान में रखें कौन सा मिशन, तो अमृत मिशन के द्वारा हस्ताक्षर किया है, ठीक है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्देश्य जल प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता का निर्माण का केंद्र बनाना है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने किसके साथ जल प्रौद्योगिकी के लेकर समझौता किया, तो इजराइल के लेकर, ठीक है। इसमें 3 पार्टी है, एक आईआईटी मद्रास है, एक इजराइल है, साथ में भारत सरकार की कौन सी मंत्रालय है, कौन सी मंत्रालय है, ठीक है। तो शहरी और आवास आवास। और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है। केंद्र का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन गया है। तो दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली हवाई अड्डा शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला देश तथा एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यह दर्जा स्तर 5 परमानेंट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यालय के तहत कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने शुरू में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा था, मतलब कार्बन को एकदम जीरो करना। परंतु उसने समय से पहले ही शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लिया, ठीक है। कौन सा, तो दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। एनपीपी एनपीपीएस के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में जान सकेंगे और अपनी फसलों को हानिकारक प्रभावों से बचा सकेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कीट की पहचान कर प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 109 उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव संदर्भित फसल किस्में जारी की है, ठीक है। कल आपकी 11 बजे, ठीक है, साइंस की पहली क्लास होगी। टॉपिक आज मैं रात में डाल दूंगा, कल सभी लोग 11 बजे एक्टिव रहिएगा। दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह की बात करेंगे 2024, ठीक है। तो दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सर कल सप्ताह भी शायद 2024 की बात करेंगे। हाँ, कल से ही, साइंस की क्लास ठीक है, है। कल मत डालिए। सैटरडे को डालिए सर। मैं सोच रहा था इधर 4-5 दिन करवा देता, ठीक है। देख लेते हैं, टॉपिक में फिलहाल बना दूंगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है घटना चक्र से। ओके। तो दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति की बात करेंगे तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने अपना दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह 2024 संपन्न किया। विषय क्या है, तो सुरक्षा चौकियों पर यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का विनिवेश, ठीक है। इसका उद्देश्य गैर सुरक्षा कर्मियों और यात्रियों के बीच में सुरक्षा प्रोटोकॉल की समझ को बढ़ाना है, ठीक है। तो दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह 2024 की बात करेंगे तो किसके द्वारा इसको संपन्न किया गया, तो ध्यान में, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने अपना दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह 2024 संपन्न किया है, ठीक है। दुलोन दास, ठीक है, दुलोन दास भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले प्रवासी बांग्लादेशी बन गए, ठीक है। तो सिलचर के दुलोन दास असम में सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेश के पहले प्रवासी बन गए, ठीक है। दुलोर का जन्म 1974 में बांग्लादेश के सिलहट जिले में हुआ था, ठीक है। सिलहट जिला जो कि हम लोग पढ़ते हैं, सिलहट से कौन थे, 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में सिलहट से शहीद होने वाले छात्र का नाम क्या था, देवीपत चौधरी। देवीपत चौधरी, ठीक है। तो सिलहट देवीपत उस समय चौधरी। असम जिला में था, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का क्षेत्र बन गया, ठीक है। अब तो सिलहट जिले में हुआ था। देश में अल्पसंख्यक पर हमलों से परेशान होकर उन्होंने परिवार के साथ 1988 में असम में शरण ली थी, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ था, ठीक है। तो बात करेंगे पहला बांग्लादेशी का नाम क्या है जो कि सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले बन गए, तो क्या नाम है इनका, इनका नाम है दुलोन दुल्लन दास। क्या दास। नाम है इनका, तो इनका नाम दुलोन दास है, ठीक है। सीएए का उद्देश्य क्या है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए हिंदू सिख, जिसमें हिंदू मुख्यतः हिंदू हिंदू में कौन आएंगे, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये भी आ जाएंगे। और साथ में पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना था, ठीक है। तो इसमें पारसी और ईसाई भी है, ठीक है।
तो हिंदू में तो कौन कौन आते हैं, बौद्ध जैन और सिख तो आते ही है, ठीक है। इसमें पारसी भी है, इसमें ईसाई भी है। तो कौन धर्मावलंबी नहीं है, तो केवल इसमें इस्लाम को छोड़कर सारे ही धर्मावलंबी को इसमें लगभग को शामिल कर लिया गया है। इन सबको नागरिकता देना है। नागरिकता देने का कंडीशंस क्या है, जो 2000 कब से पहले आए होंगे, कब से पहले, 31 दिसंबर 2014। 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ गए उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। 19वां भारत अफ्रीका 19वां भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन संघ नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का 19वां भारत अफ्रीकी व्यापार संघ की बात करें, नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ठीक है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एक भविष्य का निर्माण। सम्मेलन में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सम्मेलन में 65 देशों ने 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 47 की बात करेंगे तो अफ्रीकी देश है, ठीक है। टोटल अफ्रीकी देशों की संख्या 55 है, ठीक है, ध्यान में रखना। 54 है, सॉरी, 55 अफ्रीकन यूनियन में है, 54 अफ्रीकी देश है। नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार में विदेश मंत्री अर्जुन राणा के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की पहली द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में हुई, ठीक है। बैठक में व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों की समीक्षा की गई। नेपाल अपने 12 जलविद्युत परियोजनाओं से बिहार को 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा, ठीक है। तो नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा, जिसमें से अकेले बिहार को कितने मिलेंगे, तो 251 मेगावाट, ठीक है। देश भर में 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ग्रेटर नोएडा और धोलेरा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा धोलेरा के तर्ज पर विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। बिहार में कहाँ पे बनेगा नया औद्योगिक शहर, गया बिहार में, बिहार में गया गया में, ठीक है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रस्तावित 12 औद्योगिक शहरों में से 2 आंध्र प्रदेश और 1 बिहार में बनाया जाएगा, ठीक है। औद्योगिक शहरों की स्थापना का प्रारंभिक कार्य 4 शहरों में किया जाएगा, गुजरात के धोलारा में, महाराष्ट्र के अरीक में, मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम में, ठीक है। बिहार के कहाँ पे होगा, तो बिहार के गया में। डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स, ठीक है, NTF का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टरों की दरिंदगी की घटना को भयावह करार देते हुए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स, ठीक है, का गठन किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, संरक्षा और कार्य स्थितियों के लिए सिफारिश करना है, ठीक है। टास्क फोर्स के सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष आदि को शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने टास्क फोर्स को 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट को 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है, ध्यान में रखना है, जिसमें 14 सदस्य है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय टास्क फोर्स, ठीक है, नेशनल टास्क फोर्स है, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला MSME एक्सपो 2024। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला MSME एक्सपो 2024 को संबोधित किया। इस लघु प्रदर्शनी ने लघु एवं मध्यम उद्योगों को अपने मेक इन इंडिया उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी जो था वो प्रदान किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस कार्यक्रम में भारतीय व्यवसायों को नवीनता और उद्यमशीलता की भावना पर प्रकाश डाला गया, तो आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। यूपीएस चर्चा का विषय है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है। यूपीएस की विशेषता क्या है, तो सुनिश्चित पेंशन है, 25 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% होगा, ठीक है। ध्यान में, अगर आप 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा अगर दे देते हैं तो आपका जो वेतन जो होगा जिस समय आप रिटायर करोगे, तो अंतिम मूल वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले पेंशन का 60% दिया जाएगा, ठीक है। सुनिश्चित पेंशन न्यूनतम पेंशन भी है, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पे 10,000 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति सूचकांक का भी ध्यान रखा गया, ठीक है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत भी दी जाएगी। सेवानिवृत्ति, ठीक है, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान प्लस सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों
में वेतन प्लस डीए का 1/10 भाग सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 माह के लिए इस भुगतान के सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब सरकार ने नई एकीकृत पेंशन योजना जिसकी यूपीएस की मंजूरी दे दी है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे भारत बना टिकाऊ रेलवे परिवहन में वैश्विक अग्रणी बन गया। ठीक है, तो भारतीय रेलवे की बात करेंगे, विश्व में कितने स्थान पे आता है? तो विश्व में चौथे स्थान पे है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो भारत 95% ट्रैक विद्युतीकरण के साथ टिकाऊ रेलवे परिवहन में वैश्विक अग्रणी बन गया। मतलब हम लोग 95% ट्रैक की बात करेंगे, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ठीक है, भारतीय रेलवे अपने 68,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक नेटवर्क के 95% हिस्से का विद्युतीकरण कर लिया है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे प्रणाली बन गई है। इसकी तुलना में यूरोपीय संघ में 56%, ब्रिटेन में 38% तथा अमेरिका में केवल 1% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत है। रेलवे का आधुनिकीकरण भारत की आर्थिक वृद्धि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से क्या बोला था? ठीक है, कौन सा दिया था? ठीक है, विकसित भारत @2047। ठीक है, ध्यान में रखना। तो स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण, रेलवे ने कब कब तक अपने आप को न्यूट्रल जीरो रखने का लक्ष्य रखा था? कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रेलवे का कब तक था? 2030 तक। 2030 तक। ठीक है, कब तक है? तो रेलवे का लक्ष्य जो है 2030 तक है। भारत का लक्ष्य कब तक है? तो 2070 70 तक। तक। ठीक है, विश्व ने बोला था 2050 तक। स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है। ठीक है, स्क्रैप करना क्या है ये? तो कार्यक्रम और नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस नीति के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन, 15 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहन अगर फिटनेस प्रशिक्षण में फेल हो जाते तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, उसकी फिटनेस टेस्ट करवानी पड़ेगी। निजी वाहन 20 साल और जो वाणिज्यिक वाहन जो है उनका 15 साल। ठीक है, ये वाहन फिर पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। इसका उद्देश्य निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को हटाने को बढ़ावा देना है तथा पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के स्थान पर कम प्रदूषणकारी नए वाहनों को लाना है। ठीक है, तो ये साल याद रखना है, 15 और 20 है। निजी के लिए 20 है और वाणिज्य के लिए मतलब कमर्शियल यूज के लिए कितने हैं? तो कमर्शियल यूज के लिए 15 है। इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं, आगे चलेंगे। ध्यान में रखना है, बायो E3 नीति मंजूरी दी गई। ठीक है, ई का मतलब इथेनॉल होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। यहाँ E3 का मतलब है अर्थ होगा। यहाँ E3 का अर्थ है अर्थ इकोनॉमी। ठीक है, इकोलॉजी और इम्प्लोलियंट, मतलब E3 तीन है, ई फॉर इकोनॉमी, ई फॉर इकोलॉजी, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट क्या लिखा? एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी। इसे जैव प्रौद्योगिकी की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, यह नीति सरकार की नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली जैसे पहलों को मजबूत करेगी और भारत को हरित विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो बायो E3 नीति की मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, जिसमें E3 का मतलब क्या होगा, यही पूछेगा, क्या होगा? इकोनॉमी, इकोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस नीति से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश में अर्थव्यवस्था और मजबूत होगा। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन थी, 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो जाएगी। अनुमान है कि 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा एवं मंडल से हटाई गई ग्रीन हाउस गैस की मात्रा के बीच संतुलन को शुद्ध कहा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। शुरुआत कब की गई थी जनधन की? ठीक है, तो पीएम जनधन योजना को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। पिछले दशक में, ठीक है, 10 वर्षों में 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिनमें से 29.56 करोड़ खाते चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों के लिए बुनियादी बचत बैंक खाता खोलना है। ₹0 से अकाउंट आराम से खोल जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन खातों में कोई न्यूनतम कोष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे 2000-3000 ऐसा होता है, कंडीशन नहीं होती है। इन खातों में नियमित खाते की तरह जमा राशि पर ब्याज मिलता था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड पे 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर उपलब्ध था। ठीक है, जो रुपे कार्ड पे
28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए प्रधानमंत्री जनधन खातों के लिए कवर को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 1 लाख रुपए थे, अब 2 लाख रुपए। आई थिंक उसको 12 रुपए आई थिंक सालाना देना भी पड़ता था। वो तो सर दूसरा 12। प्रोग्राम है, ये डेबिट कार्ड वाला हाँ, फ्री है पूरा। ये फ्री था क्या ये? हाँ, ये डेबिट कार्ड पे है ना। फ्री है सर, वो 12 रुपये और दूसरा, दूसरा है कोई। वो तो अच्छा, प्रधानमंत्री वो जीवन दूसरा। बीमा के था कोई। हाँ, जीवन ज्योति अच्छा, बीमा करके ठीक। था वो। चलिए बात कर रहे हैं कृषि अवसंरचना निधि योजना। ठीक है, केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष योजना का दायरा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। इसका उद्देश्य देश में कृषि बुनियादी ढांचों को आगे बढ़ाना और कृषक समुदाय को समर्थन देना। इन पहला का उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना था। एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करना था। सरकार ने योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के सृजन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति दी है। इससे क्षेत्र की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा। सरकार ने किसानों के समूह, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, पंचायतों के लिए पीएम कुसुम के घटक ए को एआईएफ के तहत अभिसरण की भी अनुमति दी है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं योजना उत्थान महाभियोग पीएम कुसुम जिसको बोलते हैं, योजना के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। इन पहलों का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचों के विकास के साथ साथ टिकाऊ स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, पीएम कुसुम योजना की बात करेंगे तो आप देखो सोलर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो पीएम कुसुम योजना का सामने किस सिंचाई से, ठीक है, लेकिन सिंचाई किस चीज से? सोलर के माध्यम से। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो कृषि अवसंरचना निधि की मतलब क्या की गई है? इस योजना का शुभारंभ किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और कृषि योजना की दायरा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर भारत में 15,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस योजना का परिव्यय की बात करें 4136 करोड़ रुपए है और इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 31-32 तक लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 मेगावाट की कुल जल विद्युत क्षमता को क्या किया जाएगा? समर्थन किया जाएगा। 4136 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर भारत को मिले हैं। इस योजना में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण की सभी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ साथ संयुक्त उद्यम कंपनी का भी गठन का प्रावधान है। विज्ञान धारा योजना इंपॉर्टेंट योजना है। केंद्र सरकार ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा नामक की एक योजना का शुरू किया। तो विज्ञान धारा योजना का संबंध किससे है? अनुसंधान एवं नवाचार से। इसके अंतर्गत 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों का अनुसंधान और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाना है। इस योजना के अगले 5 वर्षों में कुल 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 के छात्रों को सिखाएगी कौशल बोध। एनसीईआरटी ने चालू शैक्षणिक सत्र के देश भर के स्कूलों में छठी कक्षा से बच्चों को एक विषय के रूप में पढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए एनसीईआरटी कक्षा 6 के लिए कौशल बोध नामक एक नई पाठ्य पुस्तक भी जारी किया है। इसके लिए छठी कक्षा के स्तर पर ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनें, खेती, खिलौने आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। भारतीय संविधान का दुर्लभ संस्करण की नीलामी की गई है। ठीक है, 1950 में प्रकाशित भारतीय संविधान का दुर्लभ संस्करण नीलामी में 48 लाख रुपए के रिकॉर्ड मूल्य पे बिका। यह बहुमूल्य प्रति देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय द्वारा मुद्रित मात्र 1000 प्रतियों में से एक है। भारतीय संविधान ने इस दुर्लभ संस्करण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित इसके निर्माताओं के हस्ताक्षर भी क्या है? इसमें है। ठीक है, मतलब उनका सिग्नेचर भी आपको इसमें देखने को मिलता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कितने में बिके? 48 लाख में। शहरी स्वच्छता के लिए भारत सरकार और एडीबी में समझौता हुआ है। ठीक है, भारत सरकार और एडीबी ने शहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते में हस्ताक्षर किया। ठीक है, भारत और किसने? एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, एडीबी ने। ठीक है, ध्यान में रखना है किसके? तो शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 8 राज्यों के 100 शहरों में से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण समझौता स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यक्रम का भी हिस्सा है। ठीक है, यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के उद्देश्यों का समर्थन करेगी जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पहल है।
बेंगलुरु सर्वाधिक सहकारी शहर बन गया। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में सबसे अधिक सहकारी ऑर्डर देने वाले बेंगलुरु शहर अग्रणी है। यह जानकारी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने दी है। ठीक है, स्विगी ने विश्लेषण में 1/3 के साथ बेंगलुरु के भारत की वेज वैली का खिताब अर्जित किया है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद और दूसरे स्थान पर कौन है? मुंबई दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हैदराबाद है। अधिक जानकारी की बात करेंगे, गुजरात के भावनगर का पालीताना शहर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। ठीक है, तो गुजरात के भावनगर का, ठीक है, पालीताना शहर यहाँ पे मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव का प्रतीक है, जो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का मजबूत प्रभाव को दर्शाता है। कौन सा? पालीताना। ठीक है, मांसाहारी नहीं मिलेगा यहाँ पे। गुजरात के लोथल में होगा राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। भारत और वियतनाम संयुक्त रूप से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास करेंगे। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन इस सहयोगात्मक प्रयास की एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की साझी समुद्री विरासत को संरक्षित करना और उसका उत्सव बनाना। कौन है? तो भारत और वियतनाम। अब भारत का पहला समुद्री विरासत स्थल कहाँ पे बनेगा? तो गुजरात में बनेगा, गुजरात के लोथल में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये 400 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा और लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन गोदी के 5000 साल पुराने इतिहास को प्रदर्शित करेगा। इस परियोजना में कई अन्य आकर्षक होंगे, जिनमें से एक लाइट हाउस होगा, एक प्रयुक्त केंद्रीय संग्रहालय और एक जलीय गैलरी भी शामिल है। ठीक है, एनएचएससी के विकास पर सांस्कृतिक सहयोग के लिए पुर्तगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परिसर में 14 दीर्घाएं होगी, जिनमें से एक नौसैनिक गैलरी भी होगा, जो हड़प्पा काल से लेकर वर्तमान तक भारत की समुद्री विरासत को उजागर करती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध समुद्री यात्राओं का प्रदर्शित करने वाली तटीय राज मंडप भी परिसर में प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो भारत का समुद्री विरासत स्थल कहाँ पे बनने वाले हैं? 400 एकड़ में, गुजरात के लोथल में। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जामनगर गुजरात में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, यह समझौता भारत के गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सत्रों को रेखांकित करता है। यह समझौता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और साथ में विश्व व्यापार संगठन के बीच में डब्ल्यूएचओ मुख्यालय जेनेवा में संपन्न हुआ। भारत में 3D प्रिंटेड स्कूल की बात करें ईटानगर में, तो भारत के 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का कौन सा जगह था? सिद्धि तेलंगाना। सिद्धि तेलंगाना में पड़ता है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ईटानगर। तो देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ईटानगर में 5 में बनाया गया। इससे पहले बेंगलुरु घर का निर्माण 3D तकनीक का उपयोग करके किया जा चुका है। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में शुरू, इंपोर्टेंट है। इसकी पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में पूगा घाटी में शुरू, इंपोर्टेंट है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजी, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ले और हिमालय रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में एक संयुक्त से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पे घाटी में स्थापित की गई। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो 1 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषणा हो गई। तो चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा। इन दोनों राज्यों में विधानसभा की 90 सीट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर से 25 सितंबर 1 अक्टूबर को मतदान, जबकि हरियाणा में चरण 1 में 1 अक्टूबर मतदान हो। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश और संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से 370 को निरस्त कर दिया था। इससे जम्मू कश्मीर के राज्य का विशेष दर्जा और उसका अलग संविधान को हो गया। जम्मू कश्मीर में फिर से उसकी सरकार बन, क्या नाम उसका यार? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री भी आई थिंक वही होंगे। और यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बन गया हरियाणा में सरकार, नैब सिंह सैनी। फिर से बनाया गया, सैनी साहब को बनाया गया। जी सर। जी सर। तो बीजेपी सरकार बनी है। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। वो साउंड मतलब क्या है? ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। तो इसका हो गया कंप्लीट। कल आप क्या इंटरनेट पर, ठीक है।